Hello everyone, I am Shreya. Guys, welcoming you to Adda 24/7 School. Today we are going to discuss our previous chapter, that is S block elements. Guys, previously we are discussed about alkaline earth metal यानी group 2 elements और उसमें हमने डिस्कस कर क्या लिया है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आपके जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे अल्कलाइन अर्थ मेटल के हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। साथ में आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था अल्कलाइन अर्थ मेटल का, वो भी हमने समझा। पीरियोडिक टेबल में अल्कलाइन अर्थ मेटल की पोजीशन के बारे में भी हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। साथ में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, किस तरह से उसका एटॉमिक रेडियाई वेरी करता है, किस तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके डिपेंड करते हैं, सभी चीज़ें हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की जो कि आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थी। साथ में हमने एक्सेप्शंस को भी समझा कि किस तरीके से आपका बीई और एमजी फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं जबकि बाकी सभी आपके फ्लेम टेस्ट देते हैं। साथ में जैसे कैसे आपका मैग्नीशियम हॉट वाटर से तो रिएक्शन करता है बट अनदर एलिमेंट्स आपके कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, साथ में डिस्क्रिप्टिव कंटेंट्स को समझा। अब हम आगे समझने वाले हैं अबाउट सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। तो चलिए गाइज बिना समय को बर्बाद किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड्स के, एल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स के, इनको डिस्कस कर लेते हैं। गाइस ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स है ना, कि हमारे जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जिस तरीके से एल्कली मेटल्स में हमने बताया था कि हमारे एल्कली मेटल भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं, उसी तरीके से हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बनाते हैं। गाइस टॉपिक को शुरू करें, इस बात को आप लोगों को दिमाग में बिठा के रखना है कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ग्रुप 1 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में, ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज में। एक माइन्यूट सा डिफरेंस इन दोनों में पाया जाता है, इसीलिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप ग्रुप 1 को पढ़ोगे तो ग्रुप 2 की चीजों को भी एक बार मेमोराइज करते जाओगे, जिससे कि क्या कनेक्शन बन रहा है, कहाँ पर थोड़ा चेंज आ रहा है उसको आप समझ पाओ, और वो समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। द एल्कलाइन अर्थ मेटल बॉम्ब इन हाइड्रोजन टू फॉर्म MO मोनोऑक्साइड। जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो बर्न होते हैं किसमें, ऑक्सीजन में। हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो ऑक्सीजन में बर्न होता है और आपको MO टाइप की यानी मोनो ऑक्साइड्स बनाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर M क्या है, तो गाइज यहाँ पर M आपके सिंपल एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। जबकि गाइज ऑक्सीजन से हमारी रिएक्शन हो रही है तो डायरेक्ट आपका क्या बन रहा है, MO टाइप के ऑक्साइड्स बन रहे हैं जिनको हम मोनो ऑक्साइड्स भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट तो बहुत इजी था। दूसरा देखो, दीज ऑक्साइड्स आर वेरी स्टेबल इन टू हीट। जब आप एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनको गर्म करते हो तो वो और ज्यादा स्टेबल होते जाते हैं, मतलब हीट करने पर ये स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। थर्ड है हमारा BeO इज एम्फोटेरिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर में आपसे बार बार पूछी भी जाती है कि BeO कैसा है हमारा, एम्फोटेरिक है नेचर में। while oxides of other element are ionic in nature। जबकि another elements के जो another elements हैं वो कैसे हैं, आयनिक है ना। while oxides of other element are ionic, जबकि another element के जो oxides हैं वो आयनिक हैं। क्लियर। तो आपका यहाँ पर एक्सेप्शन क्या बना कि सिर्फ BeO है जो कि आपका एम्फोटेरिक है नेचर में, बाकी सब आपके नेचर में आयनिक है। क्लियर। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है व्हाइल ऑक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट आर आयनिक, जो कि मैंने अभी आपको बताया। गाइस चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सेप्ट BeO, बेरिलियम ऑक्साइड के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स आपके नेचर में बेसिक होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, सिर्फ हमारा जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है वही तो हमारा सिर्फ कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, बाकी सब तो हमारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। एंड रिएक्ट विद वाटर, और जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर से टू फॉर्म स्प्रिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, तो स्प्रिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी MO की रिएक्शन जब आपके वाटर से होती है तो आपका MOH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, मोनो ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर रहा है और आपको मेटल हाइड्रोक्साइड दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर लेस स्टेबल। जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं गाइस, वो लेस स्टेबल होते हैं एंड लेस बेसिक होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड किसके कंपेयर में, एल्कली मेटल के कंपेयर में। मतलब ये हुआ कि जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो आपके एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में लेस स्टेबल होते हैं। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो कि ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जो आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है वो नेचर में एम्फोटेरिक होता है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारी चीजें गाइज आपको समझने वाली है, बहुत सारी चीजें आपको खुद मेमोराइज रखने वाली हैं। तो ये जो आपका पॉइंट थे ये सारे आपको ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं हेलाइड्स। अब गाइज हेलाइड में क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइन डायरेक्टली विद द हेलोजन। आपका जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है वो डायरेक्टली हेलोजन के साथ कंबाइन करता है, बट गाइज हमेशा ध्यान रखना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कंबाइन करता है और तब आपका हेलाइड बनाता है, उसके करस्पॉन्डिंग आपके हेलाइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये हुआ कि जब आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको उसका हेलाइड देगा, पर्टिकुलर मेटल का हेलाइड देगा, जैसे कि मेटल डाई हेलाइड यानी MX2 देगा, MX2 टाइप के रिएक्शंस देगा। नेक्स्ट है दे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन। ये आपका हेलोजन के एक्शन से भी प्रिपेयर किया जा सकता है ना। एसिड दे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हेलोजन एसिड, जैसे कि HX ऑन द मेटल। अगर आपका मेटल हेलाइड या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी देता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो गाइस, अगर आपका मेटल HX से रिएक्शन कर रहा है तो आपको क्या दे रहा है, HX2 और साथ में H2 दे रहा है, यानी मेटल डाई हेलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरीके से मेटल ऑक्साइड जब आपका HX से रिएक्शन कर रहा है तो आपको MX2 यानी मेटल डाई हेलाइड और साथ में वाटर दे रहा है। वहीं पर बात करें मेटल हाइड्रोक्साइड की तो मेटल हाइड्रोक्साइड HX से मेटल हेलाइड से रिएक्शन करके मेटल डाई हेलाइड और साथ में आपको वाटर देता है। तो ये 3 रिएक्शन हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले उससे पहले इस चीज को एक बार समराइज कर देते हैं कि इसमें क्या हुआ कि हमारा जो एल्कलाइन अर्थ मेटल था उसका ऑक्साइड और उसके हाइड्रोक्साइड ने किससे रिएक्शन करी है, HX से रिएक्शन करी है, यानी हेलोजन एसिड से रिएक्शन करी है। और जब ये हेलोजन एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको मेटल हेलाइड्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, मेटल हेलाइड्स दे रहे हैं, या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल के करस्पॉन्डिंग हेलाइड्स दे रहे हैं, जो भी आपका मेटल यूज हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग। क्लियर? और साथ में आपका बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक में आपकी H2 गैस निकल रही है, 2 में आपके वाटर बन रहे हैं। यानी जब आपका मेटल डायरेक्ट प्योर मेटल रिएक्शन कर रहा है तो आपकी H2 गैस निकल रही है, जब आपका मेटल ऑक्साइड आपका रिएक्शन कर रहा है तो आपका वाटर बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड आपका रिएक्शन कर रहा है तो आपका वाटर बन रहा है। चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट है एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड। बेरिलियम हैलाइड के अलावा बाकी जितने भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये सभी नेचर में आयनिक होते हैं, जबकि हमारा बेरिलियम हैलाइड कैसा होता है, यह आयनिक नहीं होता, क्योंकि हमको पता है इसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट कि सिर्फ हमारा बेरिलियम हैलाइड है जो कि बेसिक नहीं है, बाकी सभी आपके नेचर में आयनिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, except BeCl2 and MgCl2 other chloride of alkaline earth metal impart characteristic color to flame। सिर्फ BeCl2 को और MgCl2 को छोड़कर जितने भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल के क्लोराइड्स हैं ये सभी आपको फ्लेम टेस्ट देते हैं, यानी कि अगर आप इन्हें गर्म करते हो, अगर इनका आप टेस्ट करते हो तो ये आपको कलरफुल फ्लेम्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है CaCl2 और CaCl2 आपको फ्लेम टेस्ट में ब्रिक रेड कलर देता है, यानी ईंट के जैसा कलर देता है। वहीं पे SrCl2 ये आपको क्रिम्सन कलर देता है। अगर आप SrCl2 को हीट करते हो, बंसन बर्नर पर गर्म करते हो तो ये आपको क्रिम्सन कलर देता है। वहीं पर अगर बात करें BaCl2 की तो गाइस BaCl2 गर्म करने पर आपको ग्रासी ग्रीन कलर देता है, घास जैसा हरा रंग देता है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 3 एग्जाम्पल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो आपके हैलाइड हाइड्रेट्स हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज होते हैं। उनकी टेंडेंसी क्या होती है, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो इनके हाइड्रेट्स बनाने की टेंडेंसी में कमी आती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल MgCl2.8H2O, नेक्स्ट है CaCl2.6H2O। आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो, आपके हाइड्रेट्स के नंबर कम होते जा रहे हैं। SrCl2.6H2O, BaCl2.2H2O। मतलब अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगे तो इसके हैलाइड हाइड्रेट्स बनाने की टेंडेंसी में कमी आती जाएगी। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। जबकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो आपके जब अनदर कंपाउंड ज्यादा बन रहे हैं तो फिर भाई ये भी आपका हैलाइड हाइड्रेट्स भी ज्यादा बनेंगे, बट गाइज ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है BeCl2 हैज चेन स्ट्रक्चर। जो हमारा BeCl2 होता है ये आपका चेन स्ट्रक्चर रखता है इन द सॉलिड बेस एज शोन बिलो। किस तरीके से? सॉलिड फेज में अपना BeCl2 चेन स्ट्रक्चर रखता है। गाइस कैसे? देखो जरा, BE और इसमें आपका क्या है, ब्रिजिंग आपके बॉन्ड्स बना रहे हैं, ब्रिज बना रहा है। क्लोरीन एज अ ब्रिज एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। दो बेरिलियम आपके 2 क्लोरीन द्वारा अटैच्ड, 2 क्लोरीन से अटैच्ड है, फिर एक बेरिलियम 2 क्लोरीन से अटैच है, फिर दूसरा बेरिलियम 2 क्लोरीन से अटैच है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हर बेरिलियम 2 क्लोरीन से अटैच होकर अपनी एक सॉलिड फेज चेन स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये चेन स्ट्रक्चर आप इसको क्या दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, सॉलिड स्टेट दे रहा है। नेक्स्ट देखो, इन वेपर फेज जब इसको वेपोराइज किया जा रहा है, कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ डाइमर। कंपाउंड किस की तरह मिल रहा है, डाइमर की तरह, विच डिकम्पोज एज अबाउट 1000 K। और ये 1000 केल्विन टेम्परेचर पर डिकम्पोज होकर मोनोमर बना रहा है, इन विच एटम इज sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। और इसमें क्या हो रहा है, जो आपका Be एटम है वो sp हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट में है। क्लियर? मतलब ये हुआ कि 1000 टेम्परेचर पर अगर आप इसे गर्म करोगे तो ये अपनी डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये डिकम्पोज हो जाता है। वहीं पर Be एटम में जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सल्फेट। क्या कह रहा है, सल्फेट। द सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर व्हाइट सॉलिड।
जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स हैं गाइस, ये वाइट सॉलिड होते हैं और क्वाइट स्टेबल इन हीट, और हीट करने पर क्वाइट मतलब थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें पॉइंट 2 की, तो BeSO4 MgSO4 दोनों क्या है, सल्फेट्स हैं और रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। ये क्या करते हैं, बहुत तेजी से अपना वाटर में सॉल्युबल हो पाते हैं, और वहीं पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है कहाँ से, BeSO4 से BaSO4 की तरफ। BeSO4 और MgSO4 दो ऐसे हैं जो रेडिली सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबिलिटी के डिक्रीजमेंट की बात करें तो BeSO4 से जब आप BaSO4 की तरफ बढ़ोगे तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट है रीजन। अब इसका कारण कि क्या कारण है कि आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो गाइज उसका कारण है ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्लियर, देखो, ड्यू टू ग्रेटर हाइड्रेशन इंथैल्पी Be ion and Mg ion they overcome lattice enthalpy factor and their sulfate soluble in water। अब जब इनके साइज है ना, आयंस की साइज की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी फैक्टर को ओवरकम कर रहे हैं, और क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो क्या करेंगे, ये आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस में अपने को पैक कर लेंगे। नेक्स्ट है कार्बोनेट्स। गाइस, कार्बोनेट्स की चलो बात कर लेते हैं। कार्बोनेट्स की बात हम लोगों ने एल्कली मेटल्स में भी करी थी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी कर लेते हैं। देखते हैं क्या डिफरेंस है एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स के फॉर्मेशन में और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स के फॉर्मेशन में। तो देखो जरा, कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर थर्मली अनस्टेबल। जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं और डिकम्पोज होते हैं। किस पर, जब इन्हें गर्म करो तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। मतलब अगर रिएक्शन की बात करें तो आपका मेटल कार्बोनेट गर्म करने पर मोनोऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। नेक्स्ट है द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम BaCO3 टू BaCO3। जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो बेरिलियम कार्बोनेट से जब आप बेरियम कार्बोनेट की तरफ बढ़ोगे तो क्या होती जा रही है, अनस्टेबल होती जा रही है, एंड कैप्ट ओनली द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, और सिर्फ आपके CO2 के एटमॉस्फेयर में ही इसको कैप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। BeCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हाईली सॉल्युबल कौन सा है तो हमेशा BeCO3 होता है। क्यों, क्योंकि उसका साइज आपका एज कंपेयर अनदर कम होता है। वेयर एज BaCO3 इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। क्यों, क्योंकि उसका साइज ही इतना बड़ा हो जाता है तो कहाँ से इंटरस्टेशियल स्पेस में बैठ पाएगा, तो इसी वजह से सॉल्युबिलिटी इसकी कम हो जाती है। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में क्या है, नाइट्रेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द करस्पॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट विद डाइल्यूट HNO3। मतलब ये हुआ कि अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स को करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट के साथ गर्म करें तो आपका डाइल्यूट या फिर कहना चाहिए साथ में डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में से गर्म करें तो आपका क्या बनेगा, नाइट्रेट्स बनेगा। ठीक है, कि उस प्रॉपर एल्कलाइन अर्थ मेटल के करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट बनेगा। देखो, MCO2 की रिएक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, जब इनकी रिएक्शन हुई तो क्या बना, MnO3 का होल ट्वाइस H2O CO2 मेटल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ऑल दीज मेटल नाइट्रेट्स डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड। ये जितने भी आपके मेटल नाइट्रेट्स होते हैं ये गर्म करने पर डीकम्पोज हो सकते हैं और आपका मेटल ऑक्साइड्स बना सकते हैं। यानी मेटल नाइट्रेट आपका कब बनेगा, इसे जब आपने गर्म किया तो ये मेटल ऑक्साइड, नाइट्रेट और साथ में आपकी ऑक्सीजन गैस निकली। तो यहाँ पर M= क्या होगा, Be Mg Ca Sr और Ba। क्लियर। नेक्स्ट गाइज, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कैल्शियम के चलिए पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी आपके सिलेबस से बाहर है, बट जैसे ही आपका कोविड खत्म होगा तो एक बार फिर से ही आपके सिलेबस में आ जाएंगे, तो इनको भी समझना बहुत जरूरी है। गाइस, पहला है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन, जिसे हम CaO के नाम से जानते हैं।
कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ध्यान रखना कि अगर आप सोडा लाइम को गर्म करते हो हाई टेम्परेचर पर तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यानी इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन इन रोटेटरी कॉलिन इन 10,070 से 12,070 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप इन्हें गर्म करते हो तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यानी CaCO3 को गर्म करने पर आपका क्या बनेगा, CaO और CO2 बनेगा। क्लियर। सिंस द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, क्योंकि आपकी जो रिएक्शन होती है गाइज वो रिवर्सिबल होती है, सो CO2 गैस इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म टू इनेबल द रिएक्शन प्रोसीड टू द कॉम्प्लीशन। मतलब ये हुआ कि आपकी जो CO2 होगी वो कैसे रिमूव होगी, जैसे ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी वैसे ही इसमें से तुरंत आपकी CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। देख रहे हो, ये देखो जरा आप, यहाँ पे सोडा लाइम को आपने हीट किया, बहुत ज्यादा हीट किया तो आपका क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, और कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही आपका बना, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, इसमें से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो जैसे ही आपका कंप्लीटली बन जाएगा तुरंत क्या होगा, इसमें से आपका जितना भी CO2 होगा कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है, पहला तो ये आपका व्हाइट फॉस्फोरस है, ये व्हाइट फॉस्फोरस सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 80-70 केल्विन। क्या होता है, 80-70 केल्विन। इट रिएक्ट्स विद वाटर, ये आपके वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, स्लैक लाइम। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका ये रिएक्शन करेगा कैल्शियम ऑक्साइड तो आपको स्लैक लाइम देगा, और स्लैक लाइम में आपकी रिएक्शन कैसी होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। तो देख लेते हैं इसको, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू बिकम स्लैक लाइम and the reaction is highly exothermic and produce hissing sound। जब ये आप रिएक्शन देखोगे, मतलब अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाओगे तो आप क्या देखोगे, उसमें से हिसिंग साउंड्स भी आती हैं और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। रिएक्शन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जब आपके वाटर से रिएक्शन करता है तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ऑन एक्सप्लोजर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के एक्सप्लोजर में इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर से होती है तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वहीं पे कैल्शियम ऑक्साइड जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो CaCO3 बनाता है। मतलब ये हुआ कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड में आप वाटर को डिसॉल्व करोगे तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, वहीं पर कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है गाइस यूजेस। क्या है आपके कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस, चलिए इसको भी देख लेते हैं। नंबर 1, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं, साथ में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बाइड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन में या फिर आपके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में भी आप कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हो। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट है 2, इन द यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर के प्योरिफिकेशन में भी हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। एंड गाइस लास्ट, डाइज के फॉर्मेशन में भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं गाइस। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइम, जिसे हम बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम यानी CEO। ये आपका जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाओगे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब आपके वाटर के साथ होगी तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यानी क्विक लाइम की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कर रहे हो, वाटर उसमें ऐड कर रहे हो, तो आपका सिंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में बहुत सारी हीट निकलती है। चलो बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की, क्या है इसके गुण। तो गाइज इट इज अ वाइट एमोफस पाउडर। ये आपका सफेद एमोफस पाउडर है। व्हेन इट पासेस थ्रू द ड्राई Cl2 ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म। जब ये आपके
ड्राई Cl2 से पास किया जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप क्लोरीन गैस को पास करोगे तो आपका CaOCl2 और साथ में आपका वाटर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद CO2। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर बनता है। इट बिकम्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका मिल्की मतलब व्हाइटिश सा बनता है, किसकी वजह से, क्योंकि आपके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं गाइस। यूजेस क्या है यूज। नंबर 1, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। ये आपका कब यूज किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल को बनाने में यूज किया जाता है। नंबर 2, इट इज यूज इन द व्हाइट वॉश। ये आपके व्हाइट वॉश, घर में सफेदी करने के लिए यानी पुताई करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। थर्ड है, इट इज यूज टू डिटेक्ट CO गैस इन द लेबोरेटरी। ये आपके लेबोरेटरी में CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के डिटेक्शन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कुछ यूजेस जो कि आप बायोलॉजिकल टर्म्स में समझ सकते हो। गाइज अब हम बात कर लेते हैं एनोमोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे पहला एलिमेंट होता है बेरिलियम और ये अपने एनोमोलस बिहेवियर शो करता है, अनोखा व्यवहार शो करता है। क्यों करता है? सबसे पहले बेरिलियम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट और इट शो एनोमोलस बिहेवियर एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। बाकी अदर मेंबर से आपका अलग व्यवहार शो करता है। क्यों करता है गाइज? चलो इस बात को समझ लेते हैं। इसका पहला रीजन है स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। हमारा जो बेरिलियम होता है उसका साइज तो बहुत छोटा होता है और उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये अपना अनोखा व्यवहार शो करता है। सेकेंडरी, रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो अनदर मेंबर के कंपेयर में बहुत हाई होती है, इसी वजह से ये अपना एनोमोलस बिहेवियर शो करता है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाई जाती है जिसकी वजह से भी आपका बेरिलियम एनोमोलस बिहेवियर शो करता है। साथ में गाइज ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप भी दिखाता है, एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो व्हाट विल बी द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम? क्या है आपका डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम और एल्यूमिनियम का? द आयनिक रेडियस ऑफ Be+2, जो आपका Be आयन है, बेरिलियम आयन है, उसकी आयनिक रेडियस कितनी एस्टिमेटेड है? 31 pm। और वहीं पर अगर चार्ज रेशियो की बात करें तो वो आपके किसके बराबर है? वो लगभग एल्यूमिनियम के बराबर है। किसके? एल्यूमिनियम आयन की लगभग इसकी चार्ज रेशियो बराबर होता है बेरिलियम आयन के। इस वजह से ये अपना डायगोनल रिलेशनशिप इक्वल बिहेव शो करते हैं। मतलब ये हुआ कि बेरिलियम रिजेंबल एल्यूमिनियम इन सेम वे। गाइस ग्रुप 1 में कौन कौन से? लिथियम और सोडियम। ग्रुप 2 में है बेरिलियम और मैग्नीशियम। ग्रुप 3 में है बोरॉन और एल्यूमिनियम। ग्रुप 14 में है कार्बन और सिलिकॉन। तो लिथियम भी हमारा डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ बिकॉज ऑफ इक्वल साइज ऑफ कैटाइन। इसी तरीके से बेरिलियम आपका एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, बोरॉन आपका सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो ये कुछ आपके पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप है जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। नेक्स्ट है गाइज एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम हमारा एनोमोलस बिहेवियर क्यों शो करता है? सेम ऐसे ही जैसे कि हमारा बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट था, एनोमोलस बिहेवियर शो कर रहा था, ऐसे ग्रुप 1 एलिमेंट में लिथियम शो करता है। कैसे? क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, सभी एलिमेंट के कंपेयर में इसका साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से पहला रीजन है कि ये अनोखा व्यवहार शो करता है। दूसरा, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है, अनदर एलिमेंट के कंपेयर में ये हाई पोलराइजिंग पावर और साथ में हाई चार्ज डेंसिटी रखता है, जिसकी वजह से ये एनोमोलस बिहेवियर शो करता है।
साथ में जो लिथियम आयन होता है, लिथियम आयन हैज रिमार्केबल टेंडेंसी टुवर्ड द सॉल्यूशन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जो आपका लिथियम आयन है वो अपनी रिमार्केबल टेंडेंसी रखता है सॉल्यूशन में और साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। लास्ट गाइस, जो पोलराइजिंग पावर है लिथियम की वो आपके मैग्नीशियम के बराबर होती है, के लगभग बराबर होती है। एक तो साइज और दूसरा पोलराइजिंग पावर, दोनों लगभग बराबर होते हैं। इसी वजह से आपका लिथियम और मैग्नीशियम भी आपस में डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। गाइस लास्ट है हमारा सीमेंट, इसको भी देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, ये आपका कैसे बनता है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को यानी क्ले को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में हीट करते हो, क्ले को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में हीट करते हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे आपका सीमेंट बनता है। अच्छा, ये जो आपका सीमेंट क्लिंकर है इसमें क्या क्या है, सीमेंट क्लिंकर और 2-3% जिप्सम, ये दोनों मिलाकर आपका क्या कहलाते हैं, सीमेंट कहलाते हैं। एंड गाइस कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट में हमारा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है डाई कैल्शियम सिलिकेट जो कि 26% होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो कि 51% होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका एल्यूमिनेट ऑक्साइड आपका 11% होता है। ठीक है, तो ये आपके 3 है जो कि पोर्टलैंड सीमेंट के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। वहीं पर यूजिंग की बात करें तो गाइस प्लास्टरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में हम इन सीमेंट को यूज करते हैं। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। गाइज यहाँ पर हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ और अच्छा पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।